हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आर्ट्स वाले बच्चों का आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम था और उसके बाद 10 तारीख के आप लोग का जियोग्राफी का एग्जाम है। तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर इकोनॉमिक्स का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया है। सारे बच्चों ने 75 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है, और सारे क्वेश्चन मैच किए हैं। तो अब आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जियोग्राफी का जो सबसे पहला सीरीज वही आएगा कि जिसमें बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आया है, और इस साल भी आने का चांस है कि आपको कम से कम 10 करवाएंगे, उसमें से आपको 3 से 4 मिल ही जाएगा। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे करवा देंगे, एक एक करके समझेंगे, एक एक करके देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, साथ में लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बाबू। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि सब इसी से भिड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि सिंपल आपको करवाए थे जब इकोनॉमिक्स, तो बोले थे कि बाबू आप प्रेशर मत ले, सारा क्वेश्चन वहां से आ जाएगा, और सारा क्वेश्चन आ भी गया, आराम से आप बना भी दिए। और उसके बाद अब आया है किसका बारी, तो जियोग्राफी का है। अब जब जियोग्राफी का बारी आया तो वो भी पूरी तरीका से खत्म होने वाला है, यानी कि आराम से आपको समझा देंगे। और सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। यदि आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो आप इतना कंफर्म मानिए कि आप लोग के लिए एमसीक्यू भी 300 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उसके बाद एमसीक्यू में एक भी गलत नहीं होगा, यानी कि 30 में 30 सही का गारंटी हम लेते हैं। अब आगे देखिए, जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के आए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाला, एक एक करके समझेंगे। और कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, वो भी बता देंगे, आपको प्रेशर लेने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन बार बार आता है। क्या बोले, बार बार। सबसे पहला सीरीज मेरा वही रहता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जो बार बार आए, उसको करवा देना है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। और हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे क्या बोलते हैं। चलिए, हिंदी वाले बच्चे कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। दोनों के लिए है। सबसे पहले समझाते हैं कि कृषि का क्या क्या समस्या हो सकता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंडिया स्टार्टिंग से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम किस पे डिपेंडेंट है, खेती पे डिपेंडेंट है। अब बताइए, खेती यदि अच्छे से नहीं होगा तो लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे खेती का उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आया था। तो वही सब सारे प्रॉब्लम को लिखेंगे। और साथ में आपको क्या बोल रहे हैं बाबू, और साथ में क्या बोल रहे हैं कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है खेती करने के लिए कि आपके पास पानी का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, लेबर का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, साथ में अच्छे क्वालिटी का बीज चाहिए, साथ में क्लाइमेट ठीक चाहिए, और भूमि भी अच्छा चाहिए जिसमें आप उर्वरक शक्ति देंगे तो आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा क्या, खेती। तो यहाँ एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंडिया कैसा देश था, वहां पे क्या क्या चीज की अवेलेबिलिटी था, और किस तरीका से इंडिया अभी के टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है एग्रीकल्चर में। समझते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर फेसेस सेवरल सीरियस प्रॉब्लम। अब सेवरल सीरियस प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है, अफेक्ट द प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम होते जा रहा है, और जो सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि हम लोग जो सस्टेन करते हैं वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यानी कि हम लोग जो डिपेंडेंट थे, अब उतना ज्यादा खेती अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हम लोग किसी और काम को ढूंढेंगे, इसमें तो नहीं जाएंगे ना बाबू। तो वही चीज यहाँ पे समझिए। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम इज डिपेंडेंस ऑन द मानसून। यानी कि जब आप मानसून पे डिपेंडेंस रहते हैं तो आप इतना कंफर्म मानिए, यदि आपके पास खुद का पानी का साधन अवेलेबल नहीं है, खुद को खेत में इरिगेशन करने का साधन अवेलेबल नहीं है बाबू, तो आप इंडिया में अच्छे से खेती नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मानसून कभी आया, कभी नहीं आया, और कभी इतना आ गया कि भैया जो खेत लगाया तो वो भी बह के चला गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका यही है। अ लार्ज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज अ रेन फेड, यानी कि अभी जो हमारे पास जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो मैक्सिमम किस पे डिपेंडेंट है, तो रेन फेड, यानी कि जब पानी होगा, जब बरसात होगा तो खेती तो लगेगा, लेकिन जैसे ही क्या होगा, इरेगुलर रेनफॉल आता है, ऑफ्टन लीड टू द ड्राउट, यानी कि जब अचानक से, यानी कभी आया कभी नहीं आया, नहीं आया तो सूखा पड़ जाएगा, और आया तो बाढ़ आ जाएगा। मतलब अच्छे से प्रॉपर खेती इंडिया में आप नहीं कर सकते हैं। और कॉज क्रॉप फेल्योर, जिसकी वजह से हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, तो क्रॉप फेल्योर देखने के लिए मिलता है। पहला चीज ये बताएंगे। दूसरा, अनदर इंपॉर्टेंट इशू इज अ स्मॉल, यानी कि दूसरा जो इशू है वह स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। कैसा, देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब गरीब है, उनके पास बहुत ज्यादा एरिया खेती करने के लिए अवेलेबल है ही नहीं। तो जो जो इंसान के पास खेती करने के लिए जमीन अवेलेबल नहीं है, तो उन लोग अच्छे से खेती नहीं कर पाते हैं। लगा दिए, जितना होना होगा, क्योंकि छोटा जमीन में लोग कितना ही लगेंगे, एक परिवार में 5 लोग हैं तो छोटा जमीन में कैसे 5 लोग काम करेंगे। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि जो फ्रेगमेंटेड
लैंड होल्डिंग है ना, वह सबसे खराब इशू है, जिसकी वजह से लोग अच्छे तरीके से उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर एंड इनहेरिटेंस लॉ, क्या बोले, पॉपुलेशन प्रेशर, इंडिया में यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो लोगों को जमीन बहुत कम कम मिलता है, और साथ में जो इनहेरिटेंस लॉ है, एंड लैंड इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल प्लॉट, जिससे एक घर में एक किसी का चाचा है, उनके 2 भाई हैं तो 3 लोग में डिवाइड होगा, फिर 3 का 2 बेटा होगा तो फिर 6 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करके बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट लोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, मेकिंग मॉडर्न एंड साइंटिफिक फार्मिंग डिफिकल्ट एंड अनइकोनॉमिकल, जिसके वजह से जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है ना, जो हम लोग इतना ज्यादा इनपुट डाल रहे हैं उसकी वजह से उतना अच्छे से खेती नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छोटा जमीन में कितना ही इनपुट डालेंगे, कितना ही प्रोडक्शन हो जाएगा, और लोग अच्छे से खेती नहीं कर पा रहे, सब प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या लिखिएगा बाबू, देखिए उसके बाद क्या लिखिएगा, 2 पॉइंट, सारे लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, पीडीएफ तो आपको पता ही है कहां से मिलता है, पीडीएफ के लिए सारे साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे हम लोग के अंदर एनर्जी बना रहे हो, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन। हम 50 बार बता चुके हैं कि आप लोग को 1% दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बशर्ते आप लोग कहीं ना कहीं हम लोग को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा बाबू, वरना आप लोग बार बार भटकते रहेंगे तो क्या ही मिलेगा आप लोग को। देखिए 2 पॉइंट तो लिख लिए। तीसरा पॉइंट, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे पास ना बहुत ही लो लेवल का टेक्नोलॉजी होता है, एंड मैकेनिज्म, यानी कि हमारे पास उतने अच्छे क्वालिटी के टेक्नोलॉजी है ही नहीं खेत में करने के लिए, बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत टाइम भी लगता है, और ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम, मेनी फार्मर स्टिल यूज ट्रेडिशनल टूल्स, अभी भी बहुत सारे गांव में देखते होंगे तो हल बैल का यूज होता है खेती करने के लिए, अभी भी इंसान काम करते हैं खेती करने के लिए, 50-50 30 लगे हुए हैं, लेकिन वही विदेश में जाके देखिएगा तो वहां पे ट्रेडिशनल टूल्स का यूज किया जाता है, बस ट्रेडिशनल बोले क्या बोले कि नया टूल्स का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, लेकिन अभी भी हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ट्रेडिशनल चीजों का यूज करते हैं, एंड मेथड्स का, विच रिजल्ट लो प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हम लोग को लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है पर हेक्टेयर याद रखिएगा, ठीक है। अलॉन्ग विथ दिस लैक ऑफ इरिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी की अवेलेबिलिटी है ये नहीं है, यानी कि लो इरिगेशन एरिया हमको देखने के लिए मिलता है, और फैसिलिटीज इन मैनी रीजन्स लिमिट मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, उसको लिमिट कर देता है, रोक देता है, और हम लोग अच्छे से खेती नहीं कर पा सकते। 3 सीजन होता है, रबी, क्रॉप, और दोनों के बीच में जायद होता है, लेकिन हम लोग जायद खेती कर ही नहीं पाते हैं, बहुत ही कम एरिया में देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम लोग या तो रबी करेंगे या फिर खरीफ करेंगे, दोनों बहुत कम लोग भी कर पाते हैं, तो तीसरा का तो बात ही नहीं करना है, लिमिट कर देता है। और क्या लिखेंगे, एडिशनली पुअर शॉर्टेज ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, यानी कि सपोज कीजिए पुअर स्टोरेज, सपोज कीजिए कि आप खेती कर भी लेते हैं तो उसको जमा करके रखने का जगह नहीं है, तो पुअर स्टोरेज है। ट्रांसपोर्टेशन, सपोज कीजिए कि आपको बेचने शहर में जाना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा पड़ जाएगा कि नहीं बिका तो लाते जाते ही आपका सारा डूब गया, कर्जा में आ गए, ठीक है। तीसरा मार्केटिंग फैसिलिटी, यानी कि आपके आसपास के एरिया में आपको बेचने के लिए मार्केट ही अवेलेबल नहीं है, तो आप उत्पादन कर भी लेते हैं तो आपको अच्छा रेट नहीं मिल पाता है, और लीड टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, जिससे क्या होता है, आपको लॉसेस देखने के लिए मिलता है। फार्मर ऑफन डू नॉट गेट फेयर प्राइसेस, यानी कि फार्मर को कभी भी सही तरीका से प्राइसेस नहीं मिल पाता है फॉर देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोड्यूस यानी उनके प्रोडक्ट के लिए। 10 इंडियन एग्रीकल्चर फेसेस नेचुरल, तो इंडिया याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया नेचुरली भी फेस करता है, इकोनॉमिकली भी फेस करता है, एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी फेस करता है, जो उसकी गवर्नमेंट को ध्यान देने का जरूरत है। इंग्लिश वाले बच्चे देख लिए, अब हिंदी वाले समझेंगे कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या का वर्णन करें, तो क्या लिखेंगे, भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम लोग को पता है कि हमारा देश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कृषि होता है, और वह हमारे देश का रीढ़ है, लेकिन इसके बावजूद यह अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा देश बहुत सारे समस्या से जूझ रहा है, और इस समस्याओं के कारण कृषि की उत्पादकता और किसानों की आय प्रभावित होती है, यानी कि हमारा खेत में तो अच्छा प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, तो हमारे जो किसान है उनका आय में भी दिक्कत, कमी देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, यानी कि हमारे जो देश के लोग हैं ना वह सबसे ज्यादा मानसून पे आधारित है, यानी कि पानी होगा, भगवान पानी करेंगे तो खेती हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो सब भगवान भरोसे, वही वाला हाल अभी तक देखने के लिए मिलता है। भारत की अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है, बोले कि भारत का जो मैक्सिमम कृषि है बाबू वह वर्षा पे आधारित है, वर्षा हुआ तो कृषि हुआ, वर्षा नहीं हुआ तो कृषि नहीं हुआ, ठीक है। आप जो वर्षा समझे वो वर्षा नहीं है, ठीक है ना, ये पानी वाला वर्षा याद रखिएगा। अनियमित वर्षा के कारण कभी सूखा तो कभी बाढ़, यानी कि अनियमित के कारण, यानी कि कभी बहुत ज्यादा हो गया तो बाढ़ आ गया, और बहुत कम हुआ तो सूखा पड़ गया, ना घर के ना घाट के रहने वाले हैं, और कभी सूखा तो कभी बाढ़ देखने के लिए मिलता है, और जिसके फसलें नष्ट, जिससे क्या होता है फसल नष्ट हो जाती है, फसल सही से नहीं हो पाती है।
देखिए दूसरी प्रमुख समस्या छोटे और खंडित जोतों, यानी कि छोटे छोटे खेत खंडित मतलब छोटे छोटे अलग अलग जगह पे फ्रेगमेंटेड खेत देखने के लिए मिलता है, जिससे बहुत सारे परेशानी होता है। जनसंख्या वृद्धि बढ़ रहा है, जिससे उत्तराधिकार कानून, यानी कि आपके पिताजी होंगे तो आपको जमीन देके, आप अपने आने वाले पीढ़ियों की जमीन देके जाएंगे, तो जिसके वजह से कानून के कारण भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जा रही है, और जिससे आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि करना कठिन हो गया है। यानी कि आप अब अच्छे से कठिन, क्योंकि देखिए आपको आधुनिक खेती करना है तो कहीं ना कहीं आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो छोटे जमीन के लिए कौन उतना पैसा खर्च करेगा, तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आधुनिक तकनीकी और यंत्रीकरण का अभाव भी भारतीय कृषि का एक सबसे बड़ी समस्या है। क्या बोले कि जो आधुनिक तकनीकी है और जो यंत्रीकरण है वो भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से खेती नहीं कर पाते हैं। और आज भी अनेक किसान पारंपरिक, यानी कि बताए थे ना, हल जोते या फिर क्या बोलते हैं बैल का यूज करते हैं, पारंपरिक औजारों का यूज करते हैं और तरीकों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम रहती है। इसके साथ साथ सिंचाई सुविधाओं को कमी के कारण, बोले ना सिंचाई सुविधा खेती में सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी का कमी हमारे देश में है, जिसके कारण बहुफसली कृषि, यानी कि जब 2-3 बार कृषि जो होता है वो हम लोग नहीं कर पाते हैं और करना संभव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मृदा क्षरण भी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में मृदा क्षरण भी एक गंभीर समस्या है। यहाँ पे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता घट जाती है। इसके अलावा किसानों की आर्थिक समस्या जैसे गरीबी, किसान बहुत ज्यादा गरीब है, यदि एक बार उनका फसल खराब हो जाता है तो उन लोग कर्ज लेते हैं और भी गरीब में डूब जाते हैं। और समस्याओं जैसे गरीबी, ऋण ग्रस्ता और साहूकारों पर निर्भरता, यानी कि पैसा नहीं है तो जाते हैं ऋण के रूप में पैसा लेते हैं और खेती में लगाते हैं, लेकिन खेती अच्छे से होता नहीं है और खेती भी चला गया, पैसा भी चला गया, उन लोग को जमीन भी बेचना पड़ता है और गरीबी में आ जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही भंडारण, यानी कि आप यदि खेती कर भी लेते हैं तो आप भंडारण करके नहीं रख पाते हैं अच्छे से। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके बेच नहीं पाते हैं। और तीसरा, विपणन सुविधा के कारण कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे किसानों को उसकी उपज के उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और जिसके उसकी आय में कमी बन जाती है। यानी कि लगाया कितना, 65 लाख का तो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट था, तो 66 लाख घाटा कैसे हो गया, यहीं से आता है। ठीक है, क्या पैसा लगाते हैं, आपका जमीन में खेती डूब गया और खेती भी नहीं कर पाए, कर्जा भी देना है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो आप गरीब होते जाएंगे। ठीक है, अब अतः भारतीय कृषि प्राकृतिक तरीकों से, आर्थिक तरीकों से और संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त है, जिसके समाधान के लिए सरकारी सहायता, आधुनिक तकनीकी और टिकाऊ कृषि पद्धति की आवश्यकता होती है। 5 मार्क्स का करवा रहे हैं बाबू, करके जाइएगा, आपको बेहतरीन समझाते हैं। आप लोग कमेंट करके खुद ही बता देते हैं, बता भी दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जितना बताते हैं हम लोग को उतना ही ज्यादा क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। फिर आप लोग के लिए और भी बेहतरीन वीडियो हम लोग लाने का कोशिश करते रहेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसकी बातों पर और दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, सिंपल, फैक्टर डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील। इसके जगह पे कुछ भी पूछ सकता है, जूट का पूछ सकता है, आयरन स्टील का, सीमेंट का, लेकिन जगह कुछ भी पूछे, फसल कुछ भी पूछे, आपका आंसर हमेशा सेम होना चाहिए। सेम कहने का मतलब कि भैया रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, दूसरा मार्केट का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तीसरा सस्ता रॉ मटेरियल होना चाहिए, चौथा वहां पे बेचने के लिए मार्केट होना चाहिए, पांचवा लेबर होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है, हर चीज जगह पे लिखेगा, हर जगह पे चिपकेगा। तो आपको अलग चीजों के लिए भैया अब हमको बता दिए आयरन का, जूट का भी बता देते, सीमेंट का भी बता देते, नहीं बाबू आपको एक चीज बताएंगे, आप सब लिख लीजिएगा, आपको पता है इतना तेज आप खुद हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, आपको पता है कि बहुत बेसिक है। अभी हम पेन यूज करें तो आयरन इसमें होगा, ये भी क्या है, लोहा आपको देखने के लिए मिलेगा, हर एक जगह पे आयरन और स्टील का यूज होता है, बहुत ज्यादा बेसिक है और बहुत ही हैवी इंडस्ट्री है। सो इट इज लोकेटेड डिपेंड ऑन सेवरल फिजिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। तो हर एक चीजों पर डिपेंड करता है कि वहां पे जमीन भी होना चाहिए, लेबर भी होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि अब आप सोचिए ना कि एक जगह से दूसरी जगह पहले सबसे पहले इतने बड़े बड़े अयस्क को टांग के लेकर जाएंगे, इतने बड़े पत्थर को उसको क्रश करेंगे, फिर वहां से मेटल बनाएंगे, इतना सारा प्रॉब्लम होगा, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, बहुत खर्चा आ जाएगा, तो वहीं पे होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेगा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक जगह पे चिपकेगा कि आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर जनरली लोकेटेड नियर आयरन ओर माइंस। कहां पे लोकेटेड होता है, जहां पे आयरन ओर माइंस होता है। बिकॉज आयरन ओर इज बल्की एंड हैवी, क्योंकि आयरन ओर बहुत भारी भारी पत्थर होता है, तो वहां से टांग के ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बल्कि और हैवी होता है। अदर रॉ मटेरियल लाइक द
coking coals, limestone and manganese are the also required in the large quantity, क्योंकि उसको बनाने के लिए कोकिंग कोल गर्म करने के लिए चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए और साथ में आपको मैग्नीज भी चाहिए होता है बाबू, ठीक है। एग्जाम्पल कहाँ है, तो हम लोग का सबसे पहले जमशेदपुर देख लीजिए, बोकारो देख लीजिए, नियर छोटा नागपुर प्लेट्यू। प्लेट्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, माइन का खदान बोलते हैं, वहां पे माइन है, मतलब वहां पे मेनली आयरन स्टील ऐसा बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, कोयला बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों, इसका बात है आयरन का, तो कोयला जरूरी है, क्योंकि उसको गर्म करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है, इसके लिए। कोल इज यूज टू फ्यूल एंड फॉर मेकिंग कोक, सबसे पहले फ्यूल के लिए चाहिए और दूसरा कोक बनाने के लिए चाहिए। सिंस कोल इज बल्कि, कोयला ही मोटा मोटा भारी भारी पत्थर होता है, तो प्लांट्स आर ऑफन लोकेटेड नियर कोल फील्ड डू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जो भी प्लांट्स लगेंगे आयरन स्टील का, यदि वह कोयला के किनारे लगते हैं जहाँ पे कोयला निकलता है उसके आसपास रहते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कम सस्ता पड़ेगा और जो सामान बनाएंगे वह सस्ता में बेच पाएंगे, जिससे ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब एग्जाम्पल याद रखिएगा, दुर्गापुर और बोकारो, क्या याद रखिएगा बाबू, दुर्गापुर और बोकारो, ध्यान रखिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सब झारखंड में है, तो आपको परेशान नहीं होना कि सर याद कैसे होगा, क्योंकि सब झारखंड में तो आपको आराम से याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरे जगह पर तब तो दिक्कत होता है झारखंड का, तो आपको सारा जगह का नाम आराम से याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए बाबू नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पावर सप्लाई, क्या है बाबू, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा नीड्स होता है, जरूरी होता है, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होगा तो सब चीज अच्छे से काम नहीं कर पाए। क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है फॉर स्मेल्टिंग, गर्म करने के लिए, रोलिंग एंड प्रोसेसिंग करने के लिए। अब अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड कॉन्टिन्यूअस पावर, एक तो सस्ता चाहिए और साथ में कॉन्टिन्यूअस चाहिए। तो सस्ता कैसे मिलेगा, यदि पास में ही कोयला से चाहे पानी से बिजली बनाया जाएगा तो सस्ता मिल जाएगा, वरना उन लोग को बाहर से लाना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। इज इन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीन चीज बताए, ध्यान रखिएगा। चौथा देखिए, चौथा है आपका वाटर सप्लाई, क्या है बाबू, वाटर सप्लाई। क्या होता है वाटर सप्लाई, कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्यों जरूरी, उसको साफ करने के लिए, क्या करने के लिए, साफ करने के लिए, तो वॉशिंग करने के लिए। देखिए, तो वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आर नीडेड फॉर कूलिंग, ठंडा करने के, जब उतना सारा गर्म किया जाएगा उसको पिघलाया जाएगा तो ठंडा करने के लिए भी चाहिए, साथ में वॉशिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए एंड क्लीनिंग के लिए चाहिए होता है। हेंस प्लांट्स आर लोकेटेड नियर रिवर्स एंड रिजर्वायर, तो इसीलिए जो भी प्लांट्स लगते हैं आयरन और स्टील का, वह मेनली आपको रिवर के किनारे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि जमशेदपुर वाला कहाँ पे है, तो स्वर्ण रेखा इधर के किनारे है, बोकारो वाला दामोदर हो गया, ये सब रिवर किनारे आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल रावलकेला नियर रिवर ब्राह्मणी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पांचवा है आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए भी क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, वरना बना भी लेंगे तो कैसे भारी होता है ना, तो कैसे भेजेंगे उतना सारा चीज, आपको रेलवे चाहिए, तो क्या लिखेंगे, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाइक द रेलवेज, रोड एंड पोर्ट्स अवेलेबल होना चाहिए, आर इसेंशियल टू ब्रिंग रॉ मटेरियल एंड सेंड फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब बोलिएगा सर जमशेदपुर के पास कौन सा पोर्ट है सर, वहां तो है नहीं, तो वहां रेलवे है कि नहीं है, रेलवे है, अच्छा रोड देखिए, जमशेदपुर गए हैं कभी, कितना शानदार रोड है। उसके बाद आप क्या बोले, पोर्ट्स, तो वहां से जो कलकत्ता पोर्ट से पास पड़ता है, तो कलकत्ता भेज, सर कलकत्ता पास तो नहीं है, आपके लिए पास नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पास ही होता है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा, 500,000 किलोमीटर पास ही होता है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल एंड सेंड फिनिश प्रोडक्ट टू मार्केट, विशाखापट्टनम पोर्ट बेस्ड ऑन द प्लांट, याद रखिएगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, यानी लेबर भी सस्ता होना चाहिए, तो लेबर सस्ता कहाँ होगा, जहां पे आबादी ज्यादा होगा। तो देखिए, आयरन एंड स्टील प्लांट्स नीड स्किल एंड सेमी स्किल, दोनों चाहिए होता है, स्किल्ड भी और सेमी स्किल लेबर चाहिए होता है। रीजन विथ एबंडेंट लेबर सप्लाई, वहां पे जितना ज्यादा लेबर सप्लाई होगा उतना ही ज्यादा इंडस्ट्री वहां पे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि सस्ता लोग मिलेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, ज्यादा काम करवा पाएंगे। गुड्स गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट का पॉलिसी भी सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इंडस्ट्री बनाने में, तो इतना पैसा खर्च हो रहा है तो टैक्सेस में छूट भी चाहिए, गवर्नमेंट भी अच्छा चाहिए। तो गवर्नमेंट सपोर्ट पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी चाहिए, तभी जाकर के कंपनी लगाना चाहती, वरना यहाँ पे कंपनी नहीं लगाना चाहती। हिंदी वाले बच्चे देखिए, भारत में लौह और इस्पात उद्योग स्थापना के स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। पहला क्या बोले कि भारत में लौह और इस्पात उद्योग एक कच्चा माल आधारित उद्योग, यानी कि जहां पे कच्चा माल होगा वहीं पे आपको ये इंडस्ट्री देखने के लिए मिलेगा। इन उद्योगों की स्थापना कुछ प्रमुख भौगोलिक, आर्थिक और तकनीकी कारणों पर निर्भर करती है, जो निम्नलिखित है। पहला बोले कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि लौह अयस्क, कोयला,
चूना पत्थर और मैग्नीज इस उद्योगों के मुख्य कच्चे माल हैं। भारी और अधिक मात्रा में उपयोग होने के कारण उद्योग कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किए जाते हैं, यानी जहां पे कच्चा माल अवेलेबल है वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा, वरना आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोयला का उपलब्धता, इस्पात निर्माण में कोयला ऊर्जा और कोक के रूप में अत्यंत आवश्यक है, यानी कि ऊर्जा के लिए आपको क्या चाहिए, कोयला और कोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कोयला क्षेत्र के समीप उद्योग की स्थापना लाभकारी होती है, यानी कोयला क्षेत्र के समीप रखते हैं तो बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, ध्यान रखिएगा। जल की उपलब्धता, लोह और इस्पात उद्योग में शीतलन यानी कि ठंडा करने के लिए, धुलाई करने के लिए, प्रसंस्करण के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अतः नदियों का जल स्रोत के पास उद्योग लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा और लास्ट में आप रोते रहिएगा, सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो परेशानी आपका है बाबू। कहीं रुक के अच्छे से देखा कीजिए, दोस्तों को भी दिखाया कीजिए, जिससे आपको लास्ट में प्रेशर नहीं है। आप लोग लास्ट के दिन प्रेशर लेते हैं, जो कि कोई मतलब उसका नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। परिवहन सुविधा यानी कि आने जाने भेजने का सुविधा, रेल, सड़क और बंदरगाहों की अच्छी व्यवस्था कच्चे माल की ढुलाई और तैयार माल में वितरण के लिए आवश्यकता होती है। चौथा, बाजार की निकटता यानी कि लौह इस्पात का उपयोग निर्माण के लिए, मशीनरी के लिए और ऑटोमोबाइल उद्योग में होता है, तो बड़े औद्योगिक और शहरी बाजारों के पास उद्योग स्थापित करना लाभदायक होता है, ध्यान रखिएगा। श्रम बताए थे, बहुत ही श्रम सस्ता होना चाहिए, यानी कि कुशल और अकुशल श्रमिक की उपलब्धता भी उद्योग के स्थान निर्धारित के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि देखे थे ना कि जितना भी बड़े बड़े कंपनी होते हैं वह कहाँ पे बसे हुए हैं, तो आपको मेनली चाइना में देखने के लिए मिले। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों टाइप के किसान, दोनों टाइप के लेबर मिलते हैं, कुशल और अकुशल दोनों टाइप के, और साथ में सस्ता मिलता है, इसके वजह से। सरकारी प्रोत्साहन मतलब सरकार उसको कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रोवाइड करे, निवेश भी कर दे, और आधारभूत संरचना भी उद्योग का विकास को प्रभावित करती है। निष्कर्ष, भारत में लौह और इस्पात उद्योग का स्थान कच्चे माल, ऊर्जा, जल परिवहन, श्रम और बाजार की संयुक्त भूमिका के निर्धारित है। सब लोग मिलकर काम करेगा तब जाकर के कहीं ना कहीं वह टिक पाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बाबू, सेम ही क्वेश्चन ऐड हो गया है, क्वेश्चन ठीक है ना, इसको हटाते हैं। चलिए, कुछ सेमी क्वेश्चन से क्या रॉ मटेरियल, सेम क्वेश्चन अब आप देखिएगा, सेम क्वेश्चन आयरन स्टील प्लांट के लिए है, ठीक है। चलिए, कुछ तो क्वेश्चन गलत हुआ है कि देख लीजिए। चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं। एयर पॉल्यूशन इज बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतना बार पूछा है, जाके देखिएगा, हर मतलब 2 साल 1 साल के बाद देखने के लिए मिलेगा आपको, बहुत बार रिपीट होता है पॉल्यूशन के बारे में। क्या बोले, कोई भी पॉल्यूशन दे सकता है, वाटर पॉल्यूशन दे सकता है, एयर पॉल्यूशन दे सकता है, तो पॉल्यूशन ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। देखिए सिंपल होता क्या है, एयर पॉल्यूशन इज द, बताया था ना कि कोई भी हवा में कोई भी अवांछित पदार्थ है, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको पसंद नहीं है, आपके एनर्जी आपके बॉडी को पसंद नहीं है, आप सांस लेंगे तो आपको नुकसान होगा, उसी को हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। क्या है, एयर पॉल्यूशन इज द कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सबस्टेंस, यानी हार्मफुल सबस्टेंस के द्वारा जो भी हवा में कंटेमिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एयर पोल्यूशन बोलते हैं। सच एज दी स्मोक हो गया, कोई सिगरेट पीता है तो कैसा आपको बुरा लगता है, डस्ट हो गया बाबू, पॉइजन हो गया, पॉइजनस गैसेस एंड टीनी पार्टिकल्स, सारे के सारे कहीं ना हमारे लिए क्या होते हैं, पोल्यूशन का काम करते हैं और एयर में होते हैं, इसीलिए इसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। दिस पोल्यूटेंट्स मेक, देखिए जो उसमें एयर में होता है डस्ट है सब, उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। तो दिस पॉल्यूटेंट मेक्स द एयर अनहेल्दी, तो ये हमारे एयर को क्या कहता है, अनहेल्दी बनाता है। टू ब्रीथ एंड कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द एनवायरमेंट, तो सबके लिए, ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। हाउ एयर पोल्यूशन इज बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम इंडिया, अभी देखते होंगे हमेशा न्यूज सुनते होंगे कि दिल्ली में इतना ज्यादा AQI बढ़ गया है, तो ऐसा क्यों सुनते हैं, क्योंकि वहां पे एयर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा हो गया है। क्या होता है, सबसे पहला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जब सबसे ज्यादा मात्रा में क्या खुल जाएगा, तो इंडस्ट्री खुलेगा, तो इंडस्ट्री खुलेगा तो क्या करेगा, उसमें से बहुत सारे गैसेस निकलेंगे, एयर में जाएगा और पूरे के पूरे एयर को क्या बोलते हैं, कंटेमिनेट कर देगा, गंदा कर देगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक, यानी जो भी फैक्ट्रीज होते हैं, पावर प्लांट होते हैं, वो लार्ज अमाउंट में स्मोक और हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। याद रखिए क्या बोले, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एयर।
दूसरा पॉइंट कि इंक्रीज इन व्हीकल्स, देखिए व्हीकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो व्हीकल्स क्या छोड़ते हैं, धुआं CO2 छोड़ते हैं, तो व्हीकल्स द ग्रोइंग नंबर ऑफ कार्स buses and trucks release exhaust fumes especially in big city making the air highly polluted, जिससे क्या होता है एयर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, ध्यान रखिए क्या हो जाता है बाबू, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए कितना अच्छा अच्छा पीपीटी आप लोग को बुलाते हैं जी, सोचिए, और आप लोग बस एक सब्सक्राइब करने बोल दे तो आप लोग रोने लगते हैं, शेयर भी नहीं करते, बताइए इतना सुंदर से आप लोग पढ़ाते हैं, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बोले कि नहीं समझ में आया तो बोलिए, बार बार आप लोग को समझाते हैं फिर भी बताइए। देखिए अब पहला पॉइंट तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख लिए, दूसरा इंक्रीज इन व्हीकल्स ये भी लिख लिए, तीसरा पॉइंट लिखिएगा बर्निंग ऑफ फोसिल्स फ्यूल्स, यानी कि फोसिल्स फ्यूल्स का जलना, यानी कि कोल पेट्रोल और डीजल को जब आप जलाते हैं, चाहे वुड लकड़ी को जलाते हैं, आर वाइडली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कुकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसमें से क्या निकलता है, तो आपका CO2 गैस रिलीज होता है, तो बर्निंग दिस फ्यूल्स प्रोड्यूस स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेस, तो क्या होता है, स्मोक और टॉक्सिक गैसेस निकलता है, तो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, अब क्या होता है, जैसे देखिए आप हमेशा सुनते होंगे कि पराली, पराली का जो पूरा होता है, चाहे भूसा होता है, उसको जो जलाया जाता है तो उससे भी बहुत ज्यादा क्या धुआं निकलता है, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा और नुकसान देगा, तो वही यहाँ पे बोल रहा है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, यानी कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फार्मर बर्न लेफ्ट ओवर क्रॉप्स, यानी कि जब उन लोग अपना मेन प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, अपने क्रॉप को निकाल लेते हैं, तो उसका जो रेसिड्यू यानी जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं आफ्टर हार्वेस्ट, दिस क्रिएट्स हैवी स्मोक, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा स्मोक देखने के लिए मिलेगा, दैट स्प्रेड ओवर नियर बाई सिटीज एंड टाउन, जो कि आसपास के सिटीज और टाउन में फैल जाता है, तो इसके वजह से भी आपको एयर पोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। पांचवा पॉइंट बाबू कंस्ट्रक्शन एंड डस्ट, क्या होता है कंस्ट्रक्शन एंड डस्ट, यानी कि रोड बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डस्ट, यानी कि जहां पे रोड कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स है, वहां पे आपको सबसे ज्यादा डस्ट देखने के लिए मिलेगा, विच मिक्स विथ एयर, जो कि एयर के साथ मिल जाता है, और ओर्स पॉल्यूशन लेवल, यानी कि हमारे पॉल्यूशन लेवल को क्या कहता है, वर्स्ट कर देता है, क्या कर देता है, वर्स्ट कर देता है। अब 6 नंबर देखिए क्या होता है बाबू, 6 नंबर, चलिए 6 नंबर देखिए क्या होता है, पॉल्यूशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, क्या सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ, देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और साथ में अर्बनाइजेशन यानी कि बहुत ज्यादा शहरीकरण हो रहा है, इसके वजह से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या होगा बाबू, सिंपल समझिए, देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है कि अर्बनाइजेशन, मोर पीपल मींस मोर व्हीकल्स, यानी जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतना ज्यादा व्हीकल्स आ रहा है और ज्यादा एनर्जी यूज हो रहा है, एंड मोर वेस्ट, और ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल रहा है, तो ऑल ऑफ दिस इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन, जिससे क्या एयर, यदि आपके गांव में 10 गाड़ी है और उसके बाद 20 लोग और अमीर होगा तो 20 और गाड़ी आ जाएगा, तो और भी ज्यादा पोल्यूशन होगा, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, वायु प्रदूषण वह स्थिति है जब हवा में हानिकारक पदार्थ जैसे धुआं हो गया, धूल हो गया, विषैला गैस हो गया और सूक्ष्म कण मिल जाते हैं, जिससे हवा अशुद्ध हो जाता है और जीव जंतु, पौधे व मानव स्वास्थ्य पर बुरी प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है हर एक जगह पे, हम लोग के स्वास्थ्य पे, जानवरों के स्वास्थ्य पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है और भारत में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण निम्न, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, तेजी से हो रही औद्योगिकरण, यानी कि कारखाने और ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला धुआं जहरीला गैस हवा को प्रदूषित करता है। और दूसरा क्या बनेगा, वाहनों की बढ़ती संख्या, यानी कि जितना ज्यादा वाहन होंगे उतना ही ज्यादा विषैला गैस धुआं निकलेगा। शहर में कार, बस, ट्रक, 2 पहिया वाहन की संख्या बढ़ने से धुआं और हानिकारक गैस वातावरण में फैल जाती है, जिससे जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। दूसरा, चौथा पॉइंट, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, यानी कि जैसे कोयला का उपयोग करते खाना बनाने में, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर लकड़ी का जब उपयोग करते हैं तो जलने के बाद धुआं और विषैला गैस निकलता है, जिससे आपको नुकसान देखने के लिए मिलता है। और फसल अवशेष का जलना, यानी कि कई राज्यों में किसान, मेनली हरियाणा हो गया, ये सब राज्यों में किसान खेती से पराली जलाते हैं, जिससे भारी मात्रा में धुआं फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, निर्माण कार्य और धूल, यानी कि सड़क और इमारतों के निर्माण कार्य में उड़ने वाली धूल वायु में प्रदूषित कर देती है। और उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण, यानी कि जहां पे जनसंख्या वृद्धि होगा और शहरीकरण होगा वहां पे कचरा बहुत ज्यादा फैलेगा, यानी कि अधिक जनसंख्या ऊर्जा की खपत ज्यादा करते, वाहन और कचरे में वृद्धि होती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। यानी कि वायु प्रदूषण भारत में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इससे सांस की बीमारी, अस्थमा हो गया, आंख जलने की बीमारी,
पर्यावरण को नुकसान और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, सख्त कानून और जन जागरूकता आवश्यक होता है। क्या होता है? जन जागरूकता आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था बाबू, सेम ही क्वेश्चन शायद है ये भी, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस एक तो कुछ छूटा है, ठीक है ना। ये तो सेम था। अच्छा, मिट्टी की उर्वरता, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है ना। कुछ गलती हुआ, एबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी वेजिटेशन, एक क्वेश्चन गलत है। चलिए यहाँ तक हम लोग 4 क्वेश्चन देखे बाबू। कितना क्वेश्चन देखे? 4 क्वेश्चन। ये जो चारों क्वेश्चन थे 5 मार्क्स में बार बार आते हैं। कितना मार्क्स में? 5 मार्क्स में। हम 12 ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो कि बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, और बाकी 2-3 बार आता है। तो यदि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे, कॉमेंट करेंगे और सारे बच्चे सही से देखेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्या बोलते हैं, जियोग्राफी का तैयारी करवा देंगे। और उसके बाद सारा पेपर मैच करेगा। जियोग्राफी बहुत ईजी है, मैप वर्क भी करवा देंगे। और 1 लाइनर तो 1000% श्योर रहिए कि 300 1 लाइनर करवाएंगे, और 300 में से 30 का 30 1000% मैच करेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और साथ में आप लोग अच्छे से देखेंगे, कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे, और पीडीएफ कैसे मिलेगा आप लोग को बताया गया है, ठीक है। तो यह वीडियो अपलोड हो रहेगा, आप लोग सारे देखेंगे और इस पर जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का कोशिश करेंगे।